हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर होगा। इससे पहले हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटी और उनके सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन सब के बारे में हम जान चुके थे, जिसमें मैंने फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इन सभी के बारे में डिस्कशन किया था। अब आज हम डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या डायमेंशंस होता क्या है। तो आप ऐसा समझिए कि जो फिजिकल क्वांटिटीज की 7 बेसिक यूनिट्स आपने पढ़ी थी, उन्हीं को हम 7 डायमेंशंस कह देते हैं। 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज या 7 बेसिक यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स आपने पढ़ी थी, जो की थी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करेंट्स एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन सभी को 7 डायमेंशंस कह देते हैं। और डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? तो हम 7 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं जिस भी तरीके से, उसकी रेज टू द पावर को हम डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं कि क्या होता है। तो लेट्स डिस्कस। लिखा है डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच, स्पेशली लिखा हुआ है पावर्स टू विच द यूनिट्स ऑफ अ बेस क्वांटिटी आर रेज्ड। दैट मीन्स पावर कितनी बनी है टू रिप्रेजेंट अ डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। जो 7 डायमेंशंस हैं, 7 डायमेंशंस में लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को डिनोट करने का तरीका है। अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इन 7 में से, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन 7 में से कोई 1, 2 या सारी एक साथ भी लिख सकते हैं। जब हम इनके अंदर लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा L, तो इसका मतलब है L टू द पावर 1 होगा। ये जो पावर 1 है वो हमारी डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ लेंथ। अब ये किस क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है, ये डिसाइड करेगा इसकी पावर्स और इसका फॉर्मूला। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में डायमेंशंस फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। आपको ये चीज समझनी है कि इन 7 के सिवाय कोई भी और फिजिकल क्वांटिटी में डायमेंशन इस्तेमाल नहीं होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के सिवाय कोई भी नहीं। इन 7 का ही यूज करेंगे और हर एक फिजिकल क्वांटिटी की आप डायमेंशन निकाल सकते हो। कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले मैंने यहां लिखे हैं, जिनकी क्वांटिटीज मैंने लिखी, जिनके हम डायमेंशनल फॉर्मूले निकालेंगे। जैसे कि एरिया, तो एरिया आप किसी भी सरफेस का आप एरिया का फॉर्मूला याद रख लीजिए। जैसे कि अगर आपको याद हो 4πr², या फिर अगर मैं स्क्वायर कोई मान लूं तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। अगर मैं ट्राइंगल मान लूं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। कोई भी किसी भी एरिया के फॉर्मूले पे आप फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालेंगे, वो हमेशा सेम आएगा। फॉर्मूला चेंज होगा लेकिन डायमेंशन चेंज नहीं होगा। तो एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। एरिया का एक फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। अब साइड क्या है? तो साइड एक लेंथ है, और लेंथ के लिए जो हम डायमेंशन यूज करते हैं वो होती है L। L की पावर 2 विल रिप्रेजेंट द डायमेंशन। तो डायमेंशन अगर आपसे पूछी जाए कि डायमेंशन क्या है एरिया की, तो आप बताओगे 2 ऑफ लेंथ। डायमेंशन क्या है इसकी? 2 ऑफ लेंथ। अगर इसके सिवा कोई और फॉर्मूला यूज कर लेते, फॉर एग्जांपल ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर हमने ये फॉर्मूला भी यूज किया
तो यहां पर बेस भी लेंथ है और हाइट भी लेंथ है और कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसका मतलब है L इंटू एल आता, और L इंटू एल का मतलब होता है L स्क्वायर, अगेन डायमेंशन सेम आ गई। सिमिलरली अगर हम वॉल्यूम का निकालना चाहें तो वॉल्यूम का डायमेंशन कैसे निकालें, तो किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यूज किया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब हमें ये चीज समझ में आ रही है कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही डिस्टेंसेस हैं, यानी लेंथ्स है, तो हम लिख सकते हैं L इंटू एल इंटू एल, और अगर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखें तो वो आएगा L क्यूब। आपको एक चीज और बता दूं मैं, कभी कभी इस बात पर भी डिस्प्यूट आ जाता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए या ना लिखा जाए। आप ऐसे भी लिख देंगे तो भी नंबर मिलेगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो m की पावर 0, l की पावर 3, t की पावर 0 लिख देंगे तो भी नंबर मिल जाएगा। यहां पर क्योंकि मास और टाइम है नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल लेंथ है, तो लेंथ का क्यूब। सिमिलरली अगर वेलोसिटी, अब वेलोसिटी इनिशियल है कि फाइनल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पर डायमेंशन विल रिमेन सेम। डायमेंशन को यूनिट से भी निकाला जा सकता है और फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है। मैं आपको दोनों ही तरीके से बता सकता हूं। वेलोसिटी अगर मैं फॉर्मूले से निकालना चाहूं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या है L, टाइम का डायमेंशन क्या है T, तो ये बन गया L T माइनस 1, ये हो गई इसकी डायमेंशन। अगर मैं यही यूनिट से निकालना चाहूं तो यूनिट, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। मीटर क्या होता है, इसको बेहतर है इस तरीके से लिख ले, मीटर पर सेकेंड। मीटर का डायमेंशन क्या होगा, मीटर किस में नापा जाता है, लेंथ है, तो L। S का डायमेंशन क्या है T, तो T माइनस 1। S क्या है, सेकेंड, सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो फॉर्मूला बन गया LT माइनस 1। अगर आपको सिर्फ यूनिट भी याद है तो यूनिट से भी आप डायमेंशन बना सकते हो। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन, मान लेते हैं एक्सेलरेशन का मैं फॉर्मूला नहीं याद है, वैसे तो मुझे याद है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी होता है बोलते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन की सिर्फ यूनिट अगर हमें याद हो, फॉर एग्जांपल यूनिट याद है, तो यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर हम बनाना चाहें तो मीटर क्या है, लेंथ, सेकेंड का क्या होगा, टाइम, LT माइनस 2, काम खत्म। आपसे सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जा रहा है। फोर्स, अब दो तरीके से आप निकाल सकते हो, फोर्स की यूनिट क्या है और फॉर्मूला क्या है। यूनिट हमें पता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होती है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको ये यूनिट याद है तो भी आप निकाल सकते हो। मान लो आपको यूनिट नहीं याद आ रही है तो मास इंटू एक्सेलरेशन, इन दोनों से ही सेम आएगा। देखो kg यानी कि मास, तो डायमेंशन होंगे m, मीटर यानी कि लेंथ, तो L, S यानी कि टाइम, T माइनस 2, तो फॉर्मूला बना MLT माइनस 2। यहां देखो मास, मास का डायमेंशन क्या है, m। एक्सेलरेशन का कहा है, हमने एक्सेलरेशन का जस्ट अभी निकाला LT माइनस 2, तो एक्सेलरेशन का हुआ LT माइनस 2, तो डायमेंशन हो गया तुम्हारा MLT माइनस 2, दोनों से ही डायमेंशन सेम आएगा। फिर आया मोमेंटम, मोमेंटम की या तो यूनिट याद हो, या तो यूनिट याद हो, या तो फॉर्मूला याद हो। फॉर्मूले से कर लेते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन क्या होगा बेटा, कैपिटल M। वेलोसिटी क्या होती है, LT माइनस 1, अभी हमने बताई LT माइनस 1, तो रख दिया LT माइनस 1, बन गई डायमेंशन। इतना ही आसान है, इतना ही आसान है। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, थोड़ी सी डिफिकल्ट क्वांटिटी हमने ले ली कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा। अगर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट याद हो तो क्लास 9th में आपने फॉर्मूला पढ़ा था F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पर ये होता था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है। अगर हमको इसका फॉर्मूला पता चल जाए तो भी हम निकाल सकते हैं, अगर हमको इसकी यूनिट पता चल जाए तो भी हम निकाल सकते हैं। तो हम पहले फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। अगर G का फॉर्मूला बनाना चाहें तो बनेगा फोर्स
डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बनाते हैं डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन हमने निकाली थी mLT-2। फिर आया रेडियस या डिस्टेंस का स्क्वायर है यानी लेंथ का स्क्वायर। नीचे m1 m2 है यानी मास इनटू मास। अब सारे को कैलकुलेट करते हैं। यहां m की पावर 1 थी, यहां दोनों का मिलाएंगे तो m की पावर 2, ऊपर जाएगा -2, l की पावर 1 और ये +2 और t की पावर -2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कैसे हुआ। तो यहां m था तो m की पावर 1 लिखा, यहां नीचे दोनों का मिला के बना होगा m की पावर 2, और जब ये डायमेंशन ऊपर जाएगा तो m की पावर -2 यहां लिख दिया। फिर l की पावर 1 भी थी और यहां इनटू में l की पावर 2 थी, बट बेस सेम थे, पावर ऐड हो गई, और t की पावर -2। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2, एंड दैट इज योर आंसर। आ रही है बात समझ में? दिस इज माई आंसर। डायमेंशन निकालने के लिए या तो फॉर्मूला या तो यूनिट याद हो तो आप डायमेंशन निकाल सकते हैं किसी भी वैल्यू की। अगर फॉर्मूला याद नहीं और डायमेंशन यूनिट भी नहीं याद है तो देयर आर नो चांस कि आप डायमेंशन गेस भी कर पाओ। डायमेंशन गेस करना इतना आसान नहीं है, अगर फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा। अब कुछ क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन है, कुछ क्वांटिटीज है जिनकी डायमेंशन नहीं है। आपको नो डायमेंशन वाला ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, इसलिए ध्यान से सुन लीजिएगा। 4 टाइप की डायमेंशन। डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसी वैल्यूज जिसका डायमेंशन है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू है, लेकिन डायमेंशन है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट उनमें से एक क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल, जो है तो डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन उनकी यूनिट है और उनका डायमेंशन भी है। डायमेंशनल वेरिएबल्स, वेरिएबल्स ही तो तुम पीछे पढ़ के आए हो, कौन कौन से ऐसे, जैसे एरिया, वॉल्यूम, ये सभी डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं, मतलब वेरी भी करते हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यू और इनकी डायमेंशन भी है। फिर आता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जो डायमेंशन लेस है। फॉर एग्जांपल पाई डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। एक्सपोनेंशियल, ये भी डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। यहां पर गैस कांस्टेंट भी लिख सकते हो आप। इसके बाद आता है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं? तो एक आपने पढ़ा होगा एंगल, एक पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक आप आगे पढ़ेंगे शायद स्ट्रेन। अगर आपने क्लास 9th में या 8th में स्ट्रेन नहीं पढ़ा है, प्रेशर पढ़ा होगा, स्ट्रेन नहीं पढ़ा होगा, तो जहां पढ़ेंगे स्ट्रेन तो ये चीज याद रखने वाली है कि कौन कौन सी डायमेंशनलेस, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। ऑब्जेक्टिव में आने सवाल है कि वेरिएबल तुम्हें 4 दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा डायमेंशनलेस वेरिएबल है, तो ये भी याद रखने वाला टॉपिक है। नेक्स्ट, अब जो डायमेंशनल में नया टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अगर शब्द से समझा जाए, होमोजेनिटी का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बताता है कि अगर कोई इक्वेशन, कोई फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस आपस में इक्वल होनी ही चाहिए। आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी ही चाहिए। तो लिखा है ओनली दैट फॉर्मूला इज करेक्ट, केवल वही फॉर्मूला करेक्ट होगा इन विच द डायमेंशंस ऑफ वेरियस फंडामेंटल यूनिट ऑन वन साइड को आप LHS भी समझ सकते हो, ऑन वन साइड ऑफ द रिलेशन आर इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव डायमेंशंस ऑन द अदर साइड को आप राइट हैंड साइड समझ सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, ओनली दैट फॉर्मूला इज करेक्ट, मतलब वही फॉर्मूला करेक्ट है जिसमें जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड लिखी हैं उनकी डायमेंशन और जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज राइट हैंड साइड लिखी हैं उनकी डायमेंशंस आपस में इक्वल होंगी। एग्जांपल एनर्जी। अब एनर्जी के कई सारे फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। एनर्जी का एक फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक फॉर्मूला है 12 mv², एक फॉर्मूला है mg
एच, किसी भी फॉर्मूले से डायमेंशन निकाल दो, किसी भी फॉर्मूले से। जैसे मैं यहां से निकालता फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायमेंशन थी, अभी हमने पीछे निकाली mlt माइनस 2, ये रही mlt माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट की होती है L। सॉल्व करोगे बनेगा ml2t माइनस 2। अब तुम चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल दो, दोनों में फॉर्मूला सेम आएगा। तो एनर्जी के E यहां से निकाल दिया मान लो, और हाफ mv² राइट हैंड साइड से इससे निकालो इससे निकालो, तब भी सेम आएगा, कोई चेंज नहीं। mgh से निकाल देते हैं, चलो mgh नहीं करा सॉल्व हमने। मास क्या होता है m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी lt माइनस 2, और h यानी कि l, हाइट है, हाइट यानी कि डिस्टेंस, तो बन गया m l² t की पावर माइनस 2। डायमेंशन हमेशा आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, अगर फॉर्मूला सही है तो। इसी को उल्टा भी समझते हैं कि डायमेंशन, फॉर्मूला डायमेंशनल का हमको कंसिस्टेंसी टेस्ट भी देता है। क्या कंसिस्टेंसी टेस्ट देता है? तो अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला या इक्वेशन गलत है, क्या बोला मैंने, अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला या इक्वेशन गलत है तो दिस इज कंफर्म कि रिलेशन गलत है। इफ एन इक्वेशन फेल्स द टेस्ट इट इज प्रूव दैट इट इज रॉन्ग। बट लेकिन अगर कोई इक्वेशन या फॉर्मूला होमोजेनिटी के अकॉर्डिंगली, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंगली सही है, तो यह जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मूला करेक्ट हो। समझो इस चीज को कि अगर इक्वेशन पास कर लेती है इस टेस्ट को, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाले कंसिस्टेंसी टेस्ट को, तो जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मूला या इक्वेशन राइट हो। अब इसको ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे जब मैं एग्जाम्पल पे आऊंगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, और उसके बाद हम इसको सॉल्व भी करेंगे। द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, दैट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर माइनस 2। That of the speed is meter per second and acceleration is meter per second square. Which of the formula for kinetic energy given below can you rule out on the basis of dimensional argument? हमको ये नहीं बताया कि तुम सही फॉर्मूला बताओ या गलत फॉर्मूला बताओ, हमसे कहा कि डायमेंशनल आर्गुमेंट के बेसिस पर इनमें से कौन से हम रूल आउट कर सकते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम सबसे पहला देख लेते हैं A, K इज इक्वल्स टू m स्क्वायर v की पावर 3। सबसे पहले हमें एनर्जी की यूनिट पता थी K, तो K का डायमेंशन अगर हम निकालना चाहें kg यानी कि m, मीटर स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर, और सेकेंड यानी माइनस 2। तो K की यानी काइनेटिक एनर्जी है, यस, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन निकाली तो ये आ गई। अब हम इसकी निकालते हैं m स्क्वायर और v क्यूब। m यानी कि मास, मास का हो गया 2, v यानी कि वेलोसिटी lt माइनस 1 का, lt माइनस 1 का पावर 3। इसको सॉल्व करोगे आएगा m स्क्वायर l क्यूब t माइनस 3। सिंस k इज नॉट इक्वल, डायमेंशंस ऑफ k इज नॉट इक्वल टू दिस, देयरफॉर हम इसको रूल आउट कर सकते हैं। ये वाला गलत है। फिर अब हम चेक करते हैं B वाला। B वाला तो हमें फॉर्मूला ही पता है कि K इक्वल टू हाफ mv² होता है। चाहो तो डायमेंशनली चेक करो, चाहो तो चेक ना भी करो। थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, अब हम केवल राइट हैंड साइड का निकालेंगे ma। मास का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल M। एक्सेलरेशन का क्या होगा, lt माइनस 2। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, mlt माइनस 2। क्या यही डायमेंशन है काइनेटिक एनर्जी की? तो नहीं है। सिंस k इज नॉट इक्वल टू ma, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब चौथा ट्राई कर लेते हैं D वाला। k इज इक्वल्स टू 3/16 mv²। तो 3/16 mv², मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं, उसकी कोई डायमेंशन नहीं। मास का डायमेंशन m, v का डायमेंशन lt माइनस 1 का स्क्वायर,
तो ये हो गया ml² t-2। यही सेम डायमेंशन थी काइनेटिक एनर्जी की, ये और ये, तो यानी कि ये तो सही है। फिर E वाला चेक कर लेते हैं लास्ट। E वाला चेक करेंगे तो 12 mv² प्लस ma, हाफ हटा देते हैं, इसकी डायमेंशन का कोई मतलब नहीं। मास वेलोसिटी इज LT-1 की पावर 2, मास A is acceleration LT-2, m L2T-2, m LT-2। By the principle of homogeneity, we cannot add these two quantities as they do not have same dimension। इन दोनों की सेम डायमेंशन नहीं है, इसलिए इन दोनों को ऐड नहीं करा जा सकता, और इसी वजह से इनकी डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो आपका गलत हो जाएगा। तो हमने 3 रूल आउट किए, A, C और E, तो आंसर आपका B वाला सही होगा, बाकी आंसर गलत है। अब समझना, रूल आउट कर दिया मतलब वो तो गलत है, पर क्या ये फॉर्मूला सही है? 3/16 mv², क्या ये फॉर्मूला सही है? नहीं, ये फॉर्मूला गलत है। तो यही स्टेटमेंट हमने पीछे बताया आपको कि जरूरी नहीं है कि जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो वो फॉर्मूला भी सही हो। कंसिस्टेंसी टेस्ट को तो वो पास कर गया, लेकिन फॉर्मूला करेक्ट नहीं था। यही लिखा, इफ एन इक्वेशन फेल्स द टेस्ट इट इज प्रूव्ड रॉन्ग। अगर टेस्ट फेल है तो रॉन्ग तो हो गया, बट इफ द इक्वेशन पासेस दिस टेस्ट इट इज नॉट नेसेसरली राइट, जरूरी नहीं है कि वो सही है। आइए आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आता है वो डेरिवेशन का फॉर्मूला आता है। अब डेरिवेशन का किस तरीके से आता है, तो बोला द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स may depend on their wavelength, density of water rho and the acceleration due to gravity g. The method of dimension gives the relation between these equation as you have to find the relation। आपको रिलेशन यानी फॉर्मूला खुद बनाना है, किसकी हेल्प से? डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। तो चलो करके देखते हैं। V is proportional to, first is lambda, सेकेंड इज डेंसिटी यानी रो, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g। अब इनके मैं कांस्टेंट्स अज्यूम कर लूंगा, पावर a, b और c। a, b, c अज्यूम करने का मतलब है कि मैं चेक करना चाहता हूं कि देखो इन्होंने बदला कि डिराइव करो, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर है पावर। अब ये किस तरीके से डिपेंडेंट है? डायरेक्टली डिपेंडेंट है, इनवर्स स्क्वायरली डिपेंडेंट है, स्क्वायर रूट डिपेंडेंट है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। हमें नहीं पता फॉर्मूला क्या है, तो हम लिखेंगे V इज इक्वल्स टू K लैम्डा A रो B और GC। अब K कांस्टेंट हटा देंगे, LHS का डायमेंशन अगर हम देखें तो वेलोसिटी है तो LT-1 लिखेंगे, या इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन अगर हम लिखें तो m0 LT-1। RHS का डायमेंशन निकालते हैं, K हटा दिया, गामा क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ का डायमेंशन क्या होगा? अगर हम वेवलेंथ का डायमेंशन पूछें तो वेवलेंथ का, क्योंकि वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का होगा L की पावर A। अब डेंसिटी का नहीं पता, मान लो अब हम फंस गए कि डेंसिटी ऑफ वाटर का डायमेंशन क्या होगा। क्या डेंसिटी का फॉर्मूला पता है? हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशन m, वॉल्यूम का L3, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? ml-3। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? अगर नहीं आ रही है तो इसी चीज को रिपीटेडली देख लो, समझ में आ जाएगा अपने आप ही। हमें डायमेंशन नहीं पता था डेंसिटी का, हमने डायमेंशन निकाल दिया तुरंत। डेंसिटी का कैसे निकाला? ml-3। अब हम G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है LT-2, यानी कि एक्सेलरेशन का होता है ms⁻², m यानी मीटर पर सेकेंड, मीटर का लेंथ लिया और टाइम का t-2। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, यहां पावर b और यहां पावर c, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो l की पावर a रहेगा,
यहां से आ जाएगा, सबसे पहले m को लिख लेते हैं, चलो मल्टीप्लिकेशन में किसी को भी पहले लिख सकते हैं, m की पावर, एक बार अंदर लिख लें उसके बाद यहां लिखते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। l की पावर a, m की पावर b, l की पावर -3b, l की पावर c, t की पावर -2c। अब इन सभी को हम एक साथ लिख सकते हैं। मास का सबसे पहले लिखते हैं, मास की पावर mb, l को चेक कर लेते हैं, l की पावर a -3b प्लस c और t, t की पावर -2c। ये आपकी डायमेंशन आ गई। अब ये एबीसी कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है। एलएचएस और आरएचएस हमें पता है कि आपस में बराबर होंगे, तो उसको चेक कर लेते हैं आपस में। अगर बराबर है तो कितना बराबर है, किस तरीके से ए और बी की वैल्यू आएगी। तो बाय कंपैरिजन यहां m की पावर इस वाले डायमेंशन में 0 और यहां m की पावर b, तो हमें समझ में आता है b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। सेकेंड कंपैरिजन कर लो, l की पावर यहां कितनी है, 1 और यहां कितनी है, a -3b प्लस c इज इक्वल्स टू 1। अगर हम इसको इक्वेट कर दें तो a -3b की वैल्यू 0 प्लस c इज इक्वल्स टू 1, दैट इज a प्लस c इज इक्वल्स टू 1। नाउ दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फिर यहां दिया t की पावर -1, t की पावर -1 किसके बराबर है, तो वो बराबर है 2 -2c के बराबर, 2c इज इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस कट जाएगा, c इज इक्वल्स टू 1/2। आपको b की वैल्यू पता चल गई, c की वैल्यू पता कर गई, इसको उठा के इसमें पुट कर देते हैं, a प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1, a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, सो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू 1/2। मुझे उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो पॉज करके चेक कर लो, तब समझ में बिल्कुल आ जाएगा। इसके बाद हम डायरेक्टली फॉर्मूले को लिख सकते हैं, जहां हमने क्या लिखा था, वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू k गामा की पावर लैम्डा की पावर a कितना है, 1/2, फिर रो की पावर कितनी है बेटा, b की वैल्यू कितनी है, 0 और g की पावर कितनी थी, c की वैल्यू कितनी थी, 1/2। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि डेंसिटी के ऊपर ही डिपेंडेंट ही नहीं है, डेंसिटी की पावर 0 थी, खत्म हो जाएगा। यहां से बचेगा v इज इक्वल टू k लैम्डा की पावर 1/2 g की पावर 1/2। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, k लैम्डा इंटू जी की पावर 1/2, और क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू k स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा g। नाउ दिस इज योर फाइनल रिलेशन। ध्यान से देख लो, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है पेंडुलम वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उसका सॉल्यूशन सामने दिया है, और अगर आप ये देख लोगे एक बार तो वो समझ में आ जाएगा। मुझे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन कराना था, इसलिए मैंने ये कराया है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, और जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मास ऑफ द सन एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज g। तो चलिए बनाते हैं। अब हमसे बोला कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, मास के और ग्रेविटेशन कांस्टेंट के। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां पर पावर a, यहां पावर b और यहां पावर c ले लेंगे हम। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो k r की पावर a, m की पावर b, g की पावर c ले लेंगे। अब हमें पता है कि हम LHS और RHS का कंपैरिजन करते हैं डायमेंशंस का, तो LHS का कंपैरिजन करने के लिए टाइम पीरियड है तो इसका डायमेंशन होगा t। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो m0 l0 t1, या t सिर्फ बेहतर रहेगा, t लिखे, बार बार उसको चेंज ना करें। फिर आता है RHS का डायमेंशन निकालने के लिए k कांस्टेंट हटा देते हैं, r यानी कि लेंथ है तो लेंथ a, मास m है तो m, b और g
यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट डायमेंशन नहीं याद है, अभी हमने पीछे निकाली थी डायमेंशन, ये निकाली थी m-1 L3T-2। m-1 L3T-2 मैंने आपको बता रखा है। अगर किसी चीज की डायमेंशन आपको नहीं आती तो उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद करेंगे डायमेंशन अपने आप निकाल लेंगे। ये तरीका मैंने आपको समझा दिया। नहीं समझ में आया था उसी चीज को दोबारा देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले m ले लेते हैं, पहले अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, LA MB m⁻⁻c L⁻3c T⁻⁻2c। इसको कंबाइन करेंगे तो m की पावर आ जाएगी b-c, फिर L की पावर आ जाएगी a+3c और T की पावर आ जाएगी -2c। मुझे उम्मीद है सबको दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। ये b-c एक साथ ले लिया, a+3c एक साथ ले लिया और T-2c एक साथ ले लिया। अब अगर बाय कंपैरिजन करें करते ही हैं तो LHS और RHS का करते हैं। LHS में पावर 0 है, यहाँ b-c है, तो b-c इज इक्वल्स टू 0, यानी कि b इज इक्वल्स टू c। यहां तक बात क्लियर हो गई। सेकेंड बोला a+3c, a+3c, यहाँ L की पावर 0 है, यहाँ L की पावर ये थी, तो इक्वल टू 0 ले लेंगे, यानी a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? -3c के बराबर। लास्ट t की पावर -2c दिया है और यहाँ t की पावर 1 दिया है, यानी कि c की वैल्यू हो गई -1/2। c की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू निकाली जा सकती है। a इज इक्वल्स टू -3 -1/2, दिस विल बिकम a इज इक्वल्स टू 3/2। b और c की वैल्यू आपस में बराबर है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? c की जो भी वैल्यू थी, c की वैल्यू थी -1/2। अब हमें जो प्रूफ करना है हम उसके पास चलते हैं। हमसे टाइम पीरियड की इक्वेशन की बात करी थी, तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू के r की पावर a, यानी कि 3/2, देन मास यानी m की पावर b यानी कि -1/2, एंड g यानी कि c की पावर 1/2। जैसे ही -1/2 लिख रहा है हमारा दिमाग खुलेगा और हमसे कहेगा कि यहां लिख दो k r की पावर 3/2 अपॉन mg टू द पावर 1/2। हमें ये प्रूफ करने के लिए कहा भी नहीं था, हमें प्रूफ कहा था t² और r³ प्रूफ करने के लिए। ध्यान से अगर आप देखिए तो यहां से टाइम पीरियड और r की पावर में जो रिलेशन है वो है 3/2 का। अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, क्या कर दें? बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, तो यहां आ जाएगा t की पावर 2 और यहां आ जाएगा 3/2 टू द पावर 2। ध्यान से देखिए, t की पावर 2, r की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, पावर टू द पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, 2 और 2 कट जाएगा, यहां बनेगा t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ विच वी हैव टू प्रूफ। इससे ज्यादा टफ डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें नहीं आ सकता। हम आगे बढ़ते हैं। ये दो क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है उसको जरूर कर लीजिएगा, टाइम पीरियड वाला, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डायमेंशन। हमने पीछे बात कर ली है इस बारे में कि दो क्वांटिटीज
ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ तब हो सकती है, यहां बताया था मैंने, जब उनकी डायमेंशंस आपस में बराबर हो। ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई तभी होगी जब, मल्टीप्लाई तो हो सकती है इसका डायमेंशंस आपस में बराबर हो। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि हम v से u माइनस कर सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें से l क्यूब माइनस कर सकते हैं क्योंकि इनकी डायमेंशन सेम है। इसकी डायमेंशन क्या है lt माइनस 1, इसकी डायमेंशन क्या है lt माइनस 1, इसकी डायमेंशन क्या है l क्यूब, इसकी डायमेंशन क्या है l क्यूब। हमेशा माइनस या ऐड भी करना हो तो सिर्फ वो क्वांटिटी, जैसे कि आपने एक इक्वेशन पढ़ी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्वांटिटी सिर्फ तभी जुड़ेंगी जब इसका और इसका डायमेंशन आपस में बराबर होगा। आप चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, इसका डायमेंशन बराबर होगा एल टी माइनस 1 इंटू टाइम टी प्लस ए यानी कि एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2, यहां टाइम कितना है 2 का स्क्वायर, ध्यान से देखो टी टी कट जाएगा, यहां क्या बचेगा एल प्लस ये टी स्क्वायर और ये टी की पावर 2, ये भी आपस में कट जाएंगे, बचेगा एल और यहां भी क्या बचेगा एल। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन होगी वो भी क्या होगी एल। तो ये चीज समझिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ तब होगा जब डायमेंशंस आपस में बराबर होंगी। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर, व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन दिस। बोल रहा है कि f इज इक्वल टू ए टी, ए ये कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं है, और b भी एक कांस्टेंट है, या हो सकता है वेरिएबल रहा हो, वेरिएबल या कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, पर अननोन क्वांटिटीज है, एक्सेलरेशन नहीं है। पूछा है कि अगर ऐसा है तो बताओ मुझे ए और बी की क्या डायमेंशन होंगी। तो चेक करते हैं, f इज इक्वल्स टू ए टी, यहां से a की वैल्यू निकालते हैं, a इज इक्वल्स टू एफ अपॉन टी। f क्या है फोर्स एम एल टी माइनस 2 और t क्या है टाइम t, तो यहां आ जाएगा एम एल टी माइनस 3। इसके बाद हम b के डायमेंशन निकालते हैं, तो f इज इक्वल्स टू बी एक्स, यानी कि b इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एक्स, अगेन f डायमेंशन है एम एल टी माइनस 2 और x यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट l, तो यहां डायमेंशन एल एल कट जाएगी, बचेगा m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर माइनस 2। यहां डायमेंशन आया एम एल टी माइनस 3 और यहां आया एम एल 0 टी माइनस 2, यानी कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंसी टेस्ट को फेल कर जाती। हमसे लेकिन ये पूछा नहीं था, कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में कोई बात नहीं करी थी, उन्होंने कहा था कि शायद ए और बी के डायमेंशन निकाल दो। तो ए और बी के अगर डायमेंशन निकालनी होगी तो ये उसका तरीका है। ये हमसे नहीं पूछा वेदर दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर कंसिस्टेंसी पूछता तो मैं कहता कंसिस्टेंसी फेल करेगा ये। आगे बात समझ में, मुझे लगता है कि जितना मैंने अभी तक पढ़ाया होगा आपको डायमेंशन एनालिसिस, दिस वन वीडियो कंप्लीट्स ऑल ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। अब इसके बाद कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।